हेलो। नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? एकदम एक नंबर, बढ़िया। बिल्कुल शांति जीवन में चल रही है ना, बहुत बढ़िया। जीवन में शांति है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो देखो, हम आज उठाने वाले सॉरी हम आज उठाने वाले क्लास 10 का टॉपिक। क्या? क्लास 10 जो किसमें दिया है आपका? एनसीईआरटी में। किसमें दिया हुआ? एनसीईआरटी में। और जो चैप्टर हम उठाने वाले हैं वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म। क्या होता है सर नेशनलिज्म, और किस प्रकार से यूरोप में एक नेशनलिज्म को लेकर लड़ाई हुई है? क्या हुआ था सर ऐसा यूरोप के अंदर? सुनो थोड़ा सा। देखो, पहले प्यार से समझो कि नेशनलिज्म होता क्या है। देखो, यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, जैसे अपन लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में हमें जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो वैसे हमें थोड़ी सी नेशनलिज्म की स्पिरिट देखने को मिलती है, जो एक क्या दिखाती है? पूरे देश के अंदर जनता के बीच यूनिटी दिखाती है। बोल हाँ कि ना? यूनिटी दिखाती नहीं दिखाती? अवश्य दिखाती है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि नहीं हाँ भैया ये मेरा एरिया है, मैं इसके लिए लड़ाई करूंगा, नहीं ये भैया ये मेरा एरिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इन सबकी लैंग्वेज अलग, कास्ट अलग, धर्म अलग, सब अलग है, तो मुझे बताओ क्या नेशनलिज्म है क्या ये? कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भैया मेरा क्षेत्र महान, ये नहीं बोलते कि मेरा देश महान। यदि इन्होंने मेरा क्षेत्र महान से ये कह दिया मेरा देश महान, तो समझ जाना वो क्या है? नेशनलिज्म। लेकिन यूरोप की कहानी थोड़ी सी अलग है दोस्तों। क्यों? यूरोप पूरा बटा हुआ है, अभी पूरा बटा हुआ, पूरा बिखरा हुआ है, उसको समेटना है। और जब यूरोप के अंदर, जब हम यूरोप को समेटने लग जाएंगे तो समझ जाना वहां पर क्या बढ़ रहा है? नेशनलिज्म बढ़ रहा है। और नेशनलिज्म की शुरुआत हुई कहां से थी? तो हुई थी फ्रांस से। बस उसी से इंस्पायर होकर यूरोप में भी एक लड़ाई छिड़ गई, किसको लेकर? नेशनलिज्म को लेकर। अब जब लोग बिखरे हुए थे ना, उन लोगों ने वो सोचा कि नहीं भैया अब हमें एक होना है। ऐसा बिखरे हुए थे तो मतलब कि अपनी मर्जी से बिखरे हुए थे क्या? नहीं भैया, अपनी मर्जी से बिखरे हुए नहीं थे। कोई ना कोई शासक यहाँ पर रूल कर रहा था, और सभी जगह अलग अलग शासक रूल कर रहे थे। अलग अलग भाषा थी, अलग अलग बाउंड्री थी, अलग अलग टैक्सेस था, सब अलग अलग था। लेकिन एक फ्रांस के पेंटर थे, उन्होंने एक विजन देखा। उनका नाम था फ्रेडरिक शेरो। हाँ, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले कौन सा? चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस प्रकार से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, एक देखो, क्या होता है जब भी कुछ आसपास अच्छा होता है तो किसी के मन में भावना जागती है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो। और ऐसे ही भावना जाएगी किसके अंदर? फ्रेडरिक सोरियो के अंदर। उसने क्या सोचा कि अब हमें क्या होना है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें होना है। मतलब सर बाकी हो चुके होंगे, बाकी कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो क्या हो चुकी होंगी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, कैसे? देखो, उसने एक विजन देखा। क्या बात है, क्या देखा? एक विजन। क्या विजन देखा? सुनो, उन्होंने एक विजन देखा कि देखो, उन्होंने विजन क्या देखा? पहले ये पेंटिंग समझो, ये पेंटिंग क्या दिखा रहा है आपको? उन्होंने पेंटिंग बनाई, उसमें दिखा रहा है कि यह स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ये क्या? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये पीछे देखो, एक लाइन से लगी हुई है, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। और आप पीछे जैसे देखोगे तो लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये देखो। मतलब अब सुनो, कुछ देश इसके पीछे खड़े होंगे और कुछ देश इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे खड़े होंगे। कुछ पीछे होंगे, कुछ आगे होंगे। अब जो देश स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब उनके यहाँ डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक हो चुके हैं। और जो अभी भी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे लाइन लगा खड़े हुए हैं, समझ जाओ कि हाँ हाँ भाई साहब अभी पेंडिंग में उनका नाम। मतलब सर अभी अभी मतलब इन भविष्य में हो सकता है कि वहां पर भी रिपब्लिक या डेमोक्रेसी आ जाए।
मतलब वहां पर क्या है, ऑटोक्रेटिक है। वहां पर क्या है, कौन सा रूल है, ऑटोक्रेटिक रूल है। मतलब अभी क्या चल रही है, राजशाही चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेडरिक ने शुरू में बढ़िया पेंटिंग बनी, उस पेंटिंग में वो कहना ये चाहता है कि भाई साहब जो ही क्रॉस कर गए, जिसको लिबर्टी मिल गई, जो स्टेच्यू लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, वो उनका देश में क्या चुका है, रिपब्लिक। ठीक है, इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा ये कहना है उसके विजन में कि उसने क्या क्या किया है उसके विजन में, कि उसने एक ग्रुप बनाया है। क्या बनाया, ग्रुप। और वो ग्रुप जिसके हाथ में फ्लैग है, जिसका खुद का नेशनल नेशनल कॉस्ट्यूम वगैरह है, समझ जाओ उनके यहाँ क्या आ चुकी है, रिपब्लिक आ चुका है। मतलब वो क्या बन चुके हैं, गणतंत्र। वो किसको क्रॉस कर चुके हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को। जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट। अब ये क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट। लेकिन जो अभी तक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस नहीं किए, अभी पेंडिंग वाला, अभी तक वो क्या नहीं बने, नेशन स्टेट नहीं बने। जैसे कुछ लोग हैं, हाँ लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे आपका जर्मन हो गए, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, तुसलिसी, लोम्बार्डी, पोलैंड, इटली, आयरलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, ये सब क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये नेशन स्टेट बन चुके हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी है जो अभी तक बनी नहीं है यूरोप के अंदर, और वहीं से लड़ाई छिड़ेगी, किसकी, नेशनलिज्म की। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ आता नहीं, कभी एग्जाम में विजन था, उसने सपना देखा, और सपना मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन अब समझते हैं पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ था। पड़ोसी कौन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, देखो वो क्या था, थोड़ी सी कहानी समझ लो, आइडिया ऑफ नेशन किस प्रकार से आया। देखो, कहीं कुछ होता है तो उसका आइडिया जरूर आता है, और कहने के पड़ोसी से क्या होते हैं, इससे इंस्पायर होते हैं। आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वहां पर पूरी गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो ऐसा क्या हुआ था, सुनो। फ्रांस की कहानी स्टार्ट हुई थी 1789 से। क्या हुआ था फ्रांस के अंदर, कौन रूल करता था, लुई 16। ये बंदा भाई साहब अपनी लग्जरी लाइफ में बिजी है, उसको कोई मतलब नहीं जनता में क्या है, जनता को क्या चाहिए, नहीं। ये सिर्फ चाहता है भैया टैक्स बढ़ाओ, तो इसने इतना उधार लेकर रखा है कि उसको टैक्स बढ़ाने पड़ेगा। बढ़िया प्लान बना टैक्स बढ़ाने का, एस्टर जनरल की मीटिंग बुलवाता है, फिर उसके बाद बनती है नेशनल असेंबली। जो लोग टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, या जो टैक्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का, वो लोग क्या बना लेते हैं, नेशनल असेंबली। ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं ना डिटेल में, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं छोटी सी कहानी पढ़ाऊंगा, ट्रेलर टाइप कर, सुन लो, ठीक है। तो स्टेट जनरल बनता है, स्टेट जनरल, हाँ स्टेट जनरल से पार्टी निकल के आती है जिसका नाम है नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली की हेल्प से फ्रांस के अंदर क्या स्टैब्लिश हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बन जाती है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर बाद में नेशनल असेंबली कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है कि अमीरों के लिए ज्यादा काम किया, या फिर अमीरों को ज्यादा अधिकार दिए। ठीक है, फिर क्या आता है, जैकोबिन क्लब आता है। जैकोबिन क्लब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके क्या बना देता है, रिपब्लिक। क्या बना देता है, रिपब्लिक। फिर जैकोबिन क्लब भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, देखो जिसके पास पावर आती है थोड़ी सी तानाशाही दिखाता है, और जैकोबिन क्लब वालों ने भी ये गलती कर दी, बिलोटिंग करते हैं लोगों को, और तानाशाही यहाँ पर दिखाई। फिर उसके बाद कौन आता है, वापस से कोशिश की जाती है फ्रांस के अंदर रिपब्लिक स्थापित की जाए, लेकिन पूरी डेमोक्रेसी को, पूरे रिपब्लिक को बर्बाद करने के लिए कौन आएगा यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, अब फ्रांस के अंदर क्या आ चुकी है, मतलब फ्रांस में क्या किसकी स्थापना हो चुकी है, रिपब्लिक की। अब इसी के साथ फ्रांस के अंदर क्या किए जाएंगे, बहुत सारे सुधार किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, बहुत सारे सुधार। देखो, फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, और बड़े लेवल पे क्रांति हुई। 1789 में क्रांति स्टार्ट होती है, 1791 1792 तक क्रांति चलती है। इस क्रांति में पहले जो फ्रांस था वो मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, फिर क्या बन जाता है, रिपब्लिक। तो इतने सारे हमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, वहां के सिस्टम के अंदर। अब रिपब्लिक बन गया तो फ्रांस के अंदर बहुत कुछ चेंज किया जाएगा। क्या क्या चेंजेस किया जाएगा, सुनो। पहला कि देखो, सीधी सीधी बात है, अब किसको एक्सप्रेस करेंगे ये लोग, नेशनलिज्म को। कोई फ्रांस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये हमारा एरिया, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारा वो है, हमारा ये, ऐसी कहानी सब खत्म कर दी। फ्रांस के अंदर क्या स्थापित हो चुका है, राष्ट्रवाद। यानी फ्रांस के अंदर क्या हो चुका है, नेशनलिज्म।
देखो किस प्रकार से आया। सबसे पहले वहां की जनता बड़ी खुश, है ना। क्या क्या मिला उनको, सुनो। सारी कम्युनिटी एक हो गई, सारी कम्युनिटी एक हो गई, और उनको यहाँ पर क्या मिल गए, अधिकार ना। और सुनो, यहाँ पर एक सिस्टम चालू कर दिया। कौन सा आइडिया लेके आया, आइडिया ऑफ लाभ पात्र एंड सिटी ओन। मतलब होता है ना, जैसे भारत में क्या होता है, भारत में ये होता है, ये जो हम, ये धरती हमारी माता है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द हमें क्या दिखा रहा है, हमारी नेशन को, देश को लेकर एक राष्ट्रीय प्रेम दिखा रहा है। दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, अवश्य दिखा रहा है। तो सिटी ओन कि भाई लेके होता है, भाई आप ये हो, अब वो हो, नहीं, अब आप भारत के नागरिक, सॉरी अब फ्रांस के क्या हो, नागरिक हो। कम्युनिटी का एक हमें क्या मिली, कम्युनिटी एक होती हुई दिखाई दे रही है, और सभी को अधिकार मिल रहे हैं। दूसरा लॉ पार्टनर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, फादरलैंड, ठीक है, और लेस सिटी ऑन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। आगे देखो, सभी को कह देती यहाँ पर इक्वल राइट, और एक और चीज देती इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब अब कोई भी कानून से नीचे नहीं रहे, सब सॉरी, अब कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा, सभी लोग क्या होंगे, कानून से छोटे। मतलब यहाँ पर लोग क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखो सबसे पहले कम्युनिटी एक हो गई, सभी को कर दिया, इक्वल राइट्स दे दिए, ठीक है। एक ट्राई कलर फ्लैग आ गया, किसका, फ्रांस का। ये हो सकता है नया हो, पुराना और कुछ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, रेड व्हाइट ब्लू, ये क्या है, ट्राई कलर। किसका ट्राई कलर है ये, फ्रांस का, ठीक है। और क्या सुधार किए गए फ्रांस के अंदर। एक स्टेट जनरल, देखो स्टेट जनरल पहले भी थी, लेकिन पहले वोटिंग नहीं थी। क्या होता, 1789 में जब स्टेट जनरल की मीटिंग होती है टैक्स को बढ़ाने के लिए, तो जो थर्ड स्टेट वाले वो डिमांड करते हैं कि भाई क्या करवा दो, वोटिंग। वो लोग किसकी मांग करते हैं, वोटिंग की मांग करते हैं। लेकिन लुई 16 वोट की मांग को ठुकरा देता है। बाद में जेकोबिन क्लब बनता है, ये सब बनते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, स्टेट जनरल के अंदर वोटिंग सिस्टम लेकर आते हैं। मतलब स्टेट जनरल कैसे बनेगा, इलेक्टेड होकर, कैसे बनेगा ये, इलेक्टेड होके बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो, दो तरह के सिटीजन थे, एक एक्टिव थे और एक पासिव थे। जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हें वो क्या बना लेते थे, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो अब वो लोग भी किसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इलेक्शन के अंदर। मतलब सभी को कहीं ना कहीं क्या मिल चुके हैं, इलेक्शन वोटिंग राइट्स। अब एक सिस्टम लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या यूनिफॉर्म लॉ, ऐसे बोल सकता हूँ, यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म लॉ मतलब सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे वो नोबल हो, क्लर्जी हो, या थर्ड स्टेट वाला हो, फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला हो। अच्छा, नोबल कौन होता था, अमीर। क्लर्जी मतलब जो कहीं ना कहीं शासन करते हैं जनता के ऊपर, और किस में आते थे, क्लर्जी के अंदर, ठीक है। और तीसरा बेचारों को कुछ मिलते नहीं था। अब चाहे नोबल हो, क्लर्जी हो, नहीं भैया, ये सब सिस्टम हम लोग खत्म करेंगे, और सभी को यहाँ पर बराबर अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, सभी को बराबर अधिकार। और जितनी भी कस्टम ड्यूटी लगती थी, जितनी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उसको भी क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, खत्म। देखो शुरुआत हो रही ना नेशनलिज्म की। अरे जब तक आप बाउंड्री खत्म कर दोगे तो नेशनलिज्म अपना पाएगा। दूसरा वेटेज सिस्टम कॉमन कर दिया, वही सभी के लिए वेटेज सिस्टम। जैसे हम लोग 1 किलो में कितने ग्राम मानते हैं, 1000, और एक किलोमीटर में कितने मीटर मानते हैं, 1000। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो मतलब ये सिस्टम सभी जगह है। अब ऐसे नहीं भैया, एमपी में गए हो तो एमपी में 1 किलो बराबर होता है 5000 ग्राम, यूपी में गए हो 10,000 ग्राम, उसके बाद आप बिहार में गए, नहीं भैया 200 ग्राम, 1 किलो में 200 ग्राम होता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या नेशनलिज्म को दिखा रहा है क्या, सभी जगह अलग अलग हो रहा है। ये तो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो फिर इस सिस्टम को खत्म किया गया, एक कॉमन वेटेज सिस्टम लाएगा, ठीक है, जो सभी जगह सेम होगा। और सबसे बड़ा इशू था लैंग्वेज का, होता है भाई साहब, जैसे ये इंडिया है, यहाँ की लैंग्वेज अलग, यहाँ की लैंग्वेज अलग। अरे भैया चलो स्टेट छोड़ दो, हमारे तो हर कोर्स पे क्या होती है, भाषा चेंज होती है। लेकिन इन्होंने फ्रांस को एक कॉमन लैंग्वेज रखा, जिसकी वजह से एक नेशनलिज्म देखे सामने, ठीक है। ये सब क्लियर है। तो फ्रांस के अंदर ये क्या सब किए गए, चेंजेस किए गए थे, बस। अब पड़ोसी के यहाँ धमाका हुआ, या पड़ोसी के यहाँ कोई अच्छा अच्छा सामान बनेगा, तो आपके यहाँ भी जिद की जाएगी, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, और होगा। लेकिन होने से पहले देखो होगा क्या,
फ्रांस की यहाँ पर पूरी किस्मत बदल गई और इसी ने दूसरे देशों को इंस्पायर किया कि भैया फ्रांस की जगह अपन भी करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द एक्टिविटीज कैंपेन प्रिपेयर करा उन्हें, है ना। फ्रांस को आर्मी जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में जा चुकी थी। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगन टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म आ चुका है, अब वो आसपास के देशों में भी क्या फैला रहा है, नेशनलिज्म। वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो, नेशनलिज्म हो, जो भारत में सॉरी फ्रांस के अंदर सुधार किए गए और बाकी देशों में भी सुधार किए जाए। ठीक है, और सुधार करने की प्रोसेस में देखो ये आएगा बंदा घोड़े बैठकर आंधी तूफान की तरह। इसका नाम तो सुना ही नहीं होगा तुमने, कि सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट आया था फ्रांस का भला करने, लेकिन भाई साहब इसने पूरी डेमोक्रेसी को हिला कर रख दिया, पूरी डेमोक्रेसी को बर्बाद करके रखा इस बंदे ने। चलो ठीक है, किस प्रकार से बर्बाद किया देखो। सबसे पहले तो इसने सुधार किए और सुधार करने के लिए कानून लेकर आया जिसका नाम है सिविल कोड। क्या लेकर आया है? सिविल कोड लेकर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों लेकर आया सिविल कोड? सुधार करने के लिए। और इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। कब लेकर आ रहा है? ये 1804 में। ठीक है, क्या क्या करेगा सुनिए। सबसे पहले क्या करेगा सुनो। क्या होता था, फ्रांस के अंदर थे क्लर्जी थे और नोबल्स थे। ये भैया इनके यहाँ किसी ने जन्म लिया तो उसको सारे अधिकार मिलते थे। सबसे पहले इसने वाला सिस्टम बंद करवाया कि भैया यदि, हाँ पहली बात तो नोबल सिस्टम खत्म ही हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई जन्म लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो का सुधार करता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मैंने बताया था आपको इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या होता है, कि कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं होगा। ठीक है, चाहे नोबल हो, क्लर्जी हो, कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई कुछ नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? छोटे किसान थे बेचारे, अब छोटे किसान की जमीनें छीन ली जाती थी तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कोई अधिकार मिलता नहीं था। लेकिन नेपोलियन आया, नेपोलियन ने कहा कि भाई साहब आपको भी अब क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा, आपको भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। फिर उसके बाद डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में सब जगह ये अपने नेपोलियन कोड को लेके गया भाई साहब। लेकिन इसने क्या कर दिया, एक अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी पावर दी कि भाई साहब एक काम करो, तुम भी काम करो, तुम भी मेरे लिए काम करो। इससे क्या होगा कि मेरा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया इसने। क्या होता है फ्यूडल सिस्टम? भाई मान लो ये मेरा पूरा एरिया है, अब मैं इस एरिया को नहीं संभाल पा रहा हूँ तो मैं अपने बंदे को बिठा दूंगा, बंदे को, है ना, हाँ बंदे को बिठा दूंगा और उनसे बोलूंगा कि भाई साहब तुम मेरी जगह काम करो। इनसे क्या कहूंगा कि आप क्या करो, मेरी जगह काम करो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम होता है। आगे देखो और, हाँ किसानों से जबरदस्ती के टैक्स से मतलब फ्री कर दिया। होता क्या था भैया, आप हमारे यहाँ क्या कर रहे हो, जैसे एक किसान आया, इस किसान ने बोला कि मुझे खेती करना है, मेरे पास खेत तो है नहीं, तो एक है जमींदार के पास, जमींदार ने बोला कि भाई एक काम करो मुझे रेंट दो, खेती करूं। लेकिन इसका रेंट बहुत ज्यादा होता था, ऊपर से टैक्स भी वसूल रहा है फालतू का। तो उसने बोला, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसे ड्यूज की पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब फ्री कर दिया। अच्छा काम कर रहा है बेचारा। तो गिल्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो टैक्स पे करना पड़ा है, यहाँ से यहाँ कुछ सामान बेच रहा हो तो टैक्स पे करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट रिस्ट्रिक्शन थे उसको हटा दिया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। इसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा किया। अब सुनो, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जितना अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, उतना ही व्यापार सशक्त होगा, उतनी ही जनता अच्छे से काम कर पाएगी या अच्छे से मूव कर पाएगी। और जितनी ज्यादा मोबिलिटी होती है उतना ज्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है।
और ये कर दिया गया। अब बिजनेस क्लास, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे, छोटे मोटे बेचारे जो व्यापारी थे, है ना, उनके लिए जो यूनिफॉर्म लॉ आया था, वेटेज सिस्टम आया था, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देखो, अभी तक करेंसी नहीं थी ना फ्रांस के अंदर, करेंसी नहीं थी, तो क्या हुआ भाई साहब, देखो मान लो जैसे ये 3 एरिया, 1 2 3, और तीनों की करेंसी अलग है, लेकिन तुम्हें धंधा यहाँ भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है। अब बताओ तुम्हें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हारे सामने को तुम्हारे सामने हजार समस्याएं खड़े हो जाएंगी भाई साहब। वेटेज सिस्टम तीनों का अलग, बताओ दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो उसने एक सब कॉमन करा कि भाई कॉमन करेंसी होगी, कॉमन वेटेज सिस्टम होगा, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी हर जगह मूव कर पाएगी। अच्छा, करेंसी मूव कर पाएगी तो बिजनेस भी अच्छा खासा होगा, धंधा पानी अच्छा चलेगा। जब करेंसी अलग अलग होगी तो धंधा पानी चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इसने कॉमन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखो, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंज, मिलान, वार्सो, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी को बहुत अच्छे से वेलकम करा होता है ना। कुछ चीजें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है और सभी ने वेलकम करा, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंज, मिलन, वार्सो ने शुरुआत में बहुत अच्छे से करा। लेकिन क्या हुआ, जबरदस्ती होने लग गई। क्या होने लग गया? अब जबरदस्ती। जब जबरदस्ती करोगे ना तो वो चीज कहीं ना कहीं हावी होगी। हावी क्या होगी? सामने वालों को वो चीज पसंद नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी पसंद। और ऐसे ही हुआ, फ्रांस की आर्मी ने जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया भैया। बाद में क्या हुआ कि लोगों को ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना वो पसंद नहीं आए। जैसे, लेकिन नेपोलियन ने कुछ नेगेटिव चेंजेस भी कर दिए, जैसे टैक्स को बढ़ा दिया। जबरदस्ती टैक्स बढ़ाया जा रहा है भाई साहब, जबरदस्ती का। नेगेटिव है, सेंसरशिप लगवा दी कि वो ये, यदि आपको कुछ भी छापना हो, कुछ भी देना हो, तो पहले क्या मांगो? परमिशन। पूरा किसका खेल चलने लग गया? परमिशन का खेल चलने लग गया। जबरदस्ती मतलब की जा रही है, मतलब बाकी यूरोप के कुछ देशों के ऊपर जबरदस्ती की जा रही थी, उनके ऊपर जबरदस्ती क्या होने लगी? हावी। बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ता है, फिर वाटरलू का बैटल होता है, सब लोग घेरते हैं और उसको हरा देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। ठीक है, चलो। तो ये थी छोटी सी शुरुआत जो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से की है। कहाँ पर? द राइज ऑफ, किस कौन सा चैप्टर पढ़ा अपन ने? द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। ठीक है, बाकी कल हम इसकी कहानी समझेंगे। अभी हमने सिर्फ फ्रांस की कहानी समझी है, अभी आप यूरोप पर गए ही नहीं है। थोड़ा सा सपना देखा, उस सपने देखा को मतलब का नहीं, वो तो सपना अपना सब देखते रहते हैं, मैंने सपना देखा ना। बाद में फ्रांस की कहानी समझी, इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से पूरा यूरोप बिखरा हुआ था और कौन से वर्ग के पास पावर ज्यादा थी। अब हम ये देखेंगे, ठीक है। ये सब देखेंगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और हाँ, इसके बाद जो क्लास आएगी वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, सेवा कीजिए सभी की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।